हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगुलैरिटी क्या होती है, सिंगुलैरिटी की कितने टाइप्स की होती है। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, उनमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। हमको इसकी क्या निकालनी है, हमको इसकी सिंगुलैरिटी बताने की। ये किस टाइप की सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, किस टाइप की सिंगुलैरिटी हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉट पाई जेड को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई जेड को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड जेड माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम साइन पाई जेड को इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम सिंगुलैरिटी निकालते हैं तो किसी भी फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं। बिना 0 के इक्वल रखे हम वो नहीं निकाल सकते सिंगुलैरिटी। ठीक है, और ये 0 के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि साइन पाई जेड हमारा है। जब भी हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं यानी कि हम पोल्स निकाल लें, और जब भी हम न्यूमिनेटर को रखते हैं इक्वल 0 के इक्वल तो हम निकालते हैं जीरो। ये आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जब हम पोल्स जीरो से ऑर्डर वाली बात वीडियो देख रहे थे उसमें हमने आपको बताया था ये। तो जो हम अभी डिनोमिनेटर को यूज कर रहे हैं यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं इसमें पोल्स, यानी कि पोल्स को जब इक्वल टू 0 रखेंगे यानी कि साइन पाई जेड इक्वल टू 0, तो साइन पाई जेड इक्वल टू एन पाई होता है। ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है प्रिंसिपल वैल्यू। ये हमने अपने क्लास 11th और 12th की क्लास में पढ़ा था जो ये प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारी साइन पाई जेड इक्वल टू 0, तो एन जेड इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, यानी कि पाई से पाई, ये पाई जेड है, पाई जेड इक्वल टू एन पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि जेड इक्वल टू एन, यानी कि जेड की वैल्यू हमारी एन आ गई। अब एन क्या है, एन 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है जेड की वैल्यू। तो यानी कि जो जब लिमिट में एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, जो ये दिया है लिमिट में एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा एन कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड हमारा इन्फिनिटी आ गया। तो जो हमको पूछा था जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू, यानी कि हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने निकाल दिया जेड इक्वल टू इन्फिनिटी है और जेड इक्वल टू एन है, यानी कि जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या जाएगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं, जब भी हम डिनोमिनेटर को यूज करके क्या निकालेंगे, पोल्स निकालेंगे, तो हम सीधी सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। जब भी हम न्यूमिनेटर को यूज करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो होगी वो हम अगले क्वेश्चन में आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर tan 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू 0। हमें 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0 पे बताना है कि tan 1 अपॉन जेड की क्या सिंगुलैरिटी होगी। तो tan 1 अपॉन जेड को सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं हम, sin 1 अपॉन जेड cos 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो हमने नीचे वाले को लिया यानी कि हम पोल्स के बारे में देख रहे हैं। तो cos 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि cos 1 अपॉन जेड की 0 पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। z इक्वल टू 0 इज अ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। जब हमारा z इक्वल टू 0 आ गया और हमसे पूछा भी क्वेश्चन में किसमें, 0 पे पूछा है, तो हमने z इक्वल टू 0 दिखा दिया। यहाँ पर जो भी फंक्शन आता है वो 0 आता है, ये जो भी फंक्शन आया इक्वल टू उसके 0 क्या है, ये नहीं कि हमने इस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखा है, इसमें से जो इसकी वैल्यू है वो 0 आई है। ठीक है, ये चीज है वो, तो ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो आ गई। अब देखो ये 0 कैसा है, देखो 2 इंटू एन है, यानी कि 2 से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में किसी को जोड़ोगे 1 को तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से पाई को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमें ये पता है कि 2 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर कुछ भी हो 1 2 3 4 -1 -2, किसी के अपॉन में भी अगर इन्फिनिटी आता है तो वो जाता है 0। अगर किसी के अपॉन में 0 आता है तो वो जाता है इन्फिनिटी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अपॉन में इन्फिनिटी आ रहा है यानी कि हमारा 0 आ गया, यानी कि z इक्वल टू 0 हमारा क्या है, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी ऊपर भी नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल, जब भी हम पोल से निकालेंगे तो हम लास्ट में मान के चलिए कि वो आपकी नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। ऊपर वाले में भी हम पोल से निकाले थे तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी थी वो। अब और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए एक और है, sin 1 अपॉन जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू
1, यानी कि z इक्वल टू 1 पे हमको क्या बताना है, साइन 1 अपॉन z माइनस 1 की सिंगुलरिटी निकालनी है। अब साइन के अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो हम साइन को ही सीधे जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी कि ये अपॉन में 1 होगा। यानी कि जो साइन वाली जो वैल्यू है हमारी, वो क्या है, हमारा न्यूमिनेटर है, यानी कि जब न्यूमिनेटर इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी कि वो क्या होता है हमारा जीरोज। तो साइन 1 अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू एन पाई। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू एन पाई होती है, तो z माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन पाई। ठीक है, 1 अपॉन एन पाई हो जाएगा, तो z इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई प्लस 1। एट एन इक्वल टू इन्फिनिटी, एन को इन्फिनिटी रखो, क्या हो जाएगा z इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, 0 था, 0 प्लस 1 1, यानी कि z इक्वल टू 1 हमने निकाल दिया जो हमको पूछा गया था। एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 इज द लिमिट ऑफ जीरोज, यानी कि जो एक है हमारा वो जीरोज की लिमिट है, यानी कि हम यहाँ से कह देंगे जो हमारा फंक्शन है वो इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, जब हम पोल्स को यूज करके निकाले थे तो वो थी हमारी नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और जब हम पोल्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि जब हम जीरोस को यूज कर रहे हैं तो हमारी होगी इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, एफ जेड इक्वल टू ई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, हमको इसके निकालनी है पोल्स और उनके ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, पोल्स और उसके ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, तो जेड स्क्वायर प्लस 4 पोल से जब भी निकालते हैं, हम आपको पता है कि उसके डिनोमिनेटर वाला टर्म लेते हैं, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। ठीक है, यानी कि जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4 ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को साइड लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2i हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 2i और जेड इक्वल टू -2i, दो वैल्यू आई जेड की 2i और -2i, यानी कि जेड इक्वल टू 2i है, तो इज अ पोलर फॉर्म ऑफ ऑर्डर 1। पोलर फॉर्म लिख सकते हैं आज, या तो आप लिख सकते हो जेड इक्वल टू 2i इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये फॉर्म और पोलर लिखने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे लिख देना, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, और यहाँ पर भी इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, जेड इक्वल टू -2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया पोल कैसे होती है, ऑर्डर क्या होता है। अब मैं आपको सिंपल से दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ, जिससे हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे। अगर आपको पोलर ऑर्डर अच्छे से समझना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको यहीं पर से जिसने पहले पढ़ा है उसको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं पोल से क्या होते हैं, पोल्स और जीरोस के बारे में तो अभी हम स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जब भी हम जिस फंक्शन को लेते हैं, अगर उसका जो होल स्क्वायर, अगर इसका यहाँ पर जो ये जेड स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन है, इसका स्क्वायर होता तो हम कहते हैं उसका ऑर्डर 2 है, यानी कि इसका जो होल पावर है वो 1 है, तो हम कहेंगे ऑर्डर 1 है। ये नहीं कि जेड का स्क्वायर देखेंगे ना, ये पूरे होल का जो फंक्शन देखेंगे उसकी पावर कितनी है, तो वो देख के हमारा ऑर्डर निकलता है, यानी कि इसकी पावर 1 है तो अभी ऑर्डर 1 है, 2 होता है तो ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो देखिए आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन जेड माइनस कॉस जेड इक्वल टू 0। तो हमको इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालने है, इसका वो निकालनी है, इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, यानी कि साइन जेड माइनस कॉस जेड इक्वल टू 0 है, तो जब कॉस जेड को 0 के साथ ले जाएंगे तो यानी कि साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस जेड को इसके डिनोमिनेटर बनाए साइन जेड अपॉन कॉस जेड इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा टेन जेड इक्वल टू 1। अब हमको पता है टेन जेड की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, यानी कि z इक्वल टू π/4, तो z इक्वल टू π/4 हमारी क्या हो जाएगी, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमिनेटर का यूज किया है, यानी कि जीरोस को यूज किया है हमने। ये देखो साइन जो ये गिवन फंक्शन था उसी को हमने इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिंगुलरिटी थी, सिंगुलरिटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। अगर सिंगुलरिटी जिसको अच्छे से नहीं आई है, जिसको डेफिनेशन के बारे में भी जाना है, तो पिछली वीडियो जाके देखिए, उसमें हमने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया कि सिंगुलरिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है, उसमें पोल्स का क्या रोल होता है, जीरोस का क्या रोल है, सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम अभी आगे को बढ़ते हैं, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू क्या होता है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सपोज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एन, देन बाय लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, यानी कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड जिसका जो पोल है उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, देन लॉरेंट एक्सपेंशन से हम क्या ले सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू ये होता है समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन लॉरेंट एक्सपेंशन है ये हमारा, और बी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां पर बी एन की वैल्यू होती है 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी। ये सी होता है कर्व या फिर सर्कल, जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है, वो होता है ये सी। ठीक है, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए
माइनस n प्लस वन जेड की पावर ये होती है, और ए एन यहाँ पर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सी एफ जेड डी जेड और जेड माइनस ए एन प्लस वन। इसमें जो इसकी लिमिट होगी ना वो सी के बेसिस पे लिमिट लगती है, ठीक है। अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो हमारा b1 कितना बन जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस वन प्लस वन कितना होगा 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका वो आंसर हो जाता है 1, यानी कि किसी के फॉर्म में 1 लिखो या किसी के फॉर्म में 1 लिखो, जो डिजिट पहले से होती है वही चीज बन जाती है। तो वही चीज है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन रेसिड्यू यही है। या तो फिर अलग तरीके से कह सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ b1 इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू a एंड इज डिनोटेड बाय रेसिड्यू z इक्वल टू a इक्वल टू b1। यानी कि जो b1 का जो कोफिशिएंट है वो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड कब कहलाएगा, z इक्वल टू a पोल पे, ठीक है, इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। यानी कि जो b1 का जो कोफिशिएंट होगा ना उसे ही हम रेसिड्यू कहेंगे एफ जेड का, जो z इक्वल टू a पोल पे होगा, और वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू a। ये इतना ही फंक्शन होता है इज इक्वल टू b1, ठीक है, उसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। यानी कि एफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n। ये जो ऊपर वाला फंक्शन था ना लोरेंट वाला, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, समेशन वो वाला ए एन जेड माइनस ए की पावर प्लस b1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस b1 अपॉन जेड माइनस, क्योंकि उसको जब हमने खोला तो हमारा कितना फंक्शन आया जेड माइनस ए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आगे को बढ़ते हैं हम, b1 इक्वल टू जेड माइनस ए आया, और यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड जेड माइनस ए इज इक्वल टू b1 होता है, ठीक है। और जो बचा हुआ इसमें फंक्शन था ना ये लिमिट जेड माइनस ए वाला जो फंक्शन था एफ जेड वाला, तो हमने उसको क्या मान लिया b1, तो b1 अपॉन क्या हो गया, ये हमारा जेड माइनस ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू a इक्वल टू b1 कितना हो जाएगा 1/2 पाई एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू a। अब एफ जेड डी जेड कितना है, जेड माइनस ए एफ जेड लिख सकते हैं हम उसको, तो यानी कि रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू a कितना हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू a जेड माइनस ए एफ जेड। अगर आपको ये जो कैलकुलेशन रेसिड्यू है, ये हमारा जो ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, अगर अभी बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना बेसिक फॉर्मूला नहीं आए तो हम जो अगला क्वेश्चन करना जा रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगी कि रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सीखा पोल्स कैसे निकालते हैं सीखा, ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं सीखा, जीरोस कैसे निकालते हैं सब सीख लिया हमने। अब हम सीखेंगे रेसिड्यू, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब हम सीखेंगे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं रेसिड्यू के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री एट 1 2 3। हमें रेसिड्यू निकालना है 1 2 3 पे, और बहुत टाइम पे ऐसा भी हो सकता है आपको सिर्फ कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन इतना दे देता है, एट 1 2 3 नहीं देगा, ठीक है। तो हम इग्नोर करके चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन में हमको 1 2 3 लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, जब भी हमको किसी की चीज का रेसिड्यू निकालना आता है सबसे पहले हम निकालेंगे उसमें पोल्स। और आपको पता है पोल्स कैसे निकालते हैं, किसी भी जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर पकड़ के उसको 0 के इक्वल रख दो और हमारे पोल्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जब इनके फैक्टर करेंगे तो जेड माइनस वन इक्वल टू 0 एक फैक्टर, जेड माइनस टू इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर, और जेड माइनस थ्री इक्वल टू 0 तीसरा फैक्टर। यानी कि जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है, जेड इक्वल टू a1 हो जाएगा, और जेड इक्वल टू 2 यहाँ से हो जाएगा, और जेड इक्वल टू 3 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यानी कि जेड इक्वल टू 1 2 3 कितने ऑर्डर के हैं, ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पर लिखना है जेड इक्वल टू 1 2 3 आर द पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 क्यों, क्योंकि इसमें देखो जेड माइनस वन की पावर भी 1 है, इन सब की होल पावर कितनी है 1 है, ठीक है, तभी ऑर्डर 1 का। अगर ये होल स्क्वायर होता तो इनकी जो पावर होती है वो 2, ऑर्डर क्या होती है 2 हो जाती। अब रेसिड्यू ऐसे नहीं, रेसिड्यू का फॉर्मूला देखो, रेसिड्यू जेड इक्वल टू a, यानी कि 1 पे निकालेंगे। यहाँ पर लिखना आप एट जेड इक्वल टू 1, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1 कितना है हमारा, देखो जेड इक्वल टू 1 है, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस वन, ये होता है जेड माइनस ए, यानी कि जिस पे निकाले वो यहाँ पर, यानी कि जेड माइनस वन। अब 1 पे निकाले तो जेड माइनस वन एफ जेड, यानी कि जो ये गिवन फंक्शन है ये एफ जेड है हमारा, यानी कि लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस वन जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस ए। अब जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कट गया, बचा क्या हमारा, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। अब 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टू माइनस 1 1 माइनस थ्री माइनस 2, यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया रेसिड्यू ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी कोई फंक्शन दिया उसका सबसे पहले पोल से निकालो, पोल से जो आएंगे उसके उन सब पे हमको रेसिड्यू निकालना होता है, यही चीज होती है। और रेसिड्यू का फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2 कितना था, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 जेड माइनस टू जेड माइनस ए होता है, तो जेड माइनस टू हो गया, जेड का स्क्वायर अपन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस से इससे ये कट गया, बचा कितना हमारा
जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि 4 अपॉन माइनस 1 यानी कि -4। यहाँ से हमारा रेसिड्यू आ गया जेड इक्वल टू 2 पे। जेड इक्वल टू 1 पे निकाले, जेड इक्वल टू 2 पे निकाले, अब हम निकालेंगे जेड इक्वल टू 3 पे। ये देखो मैंने रेसिड्यू निकाला है जेड इक्वल टू 3 पे। रेसिड्यू जेड इक्वल टू 3 कितना है, देखो लिमिट जेड टेंड्स टू 3 जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड माइनस 3 जेड माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 3 बचा हमारा जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, यानी कि जब 3 की वैल्यू पुट कर दो 3 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, यानी कि 2 1 जार 2, यानी 9/2 हमारा इसका क्या आ गया, रेसिड्यू आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिड्यू। कैसे निकालते, किस तरीके से निकालते, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे को, अब इसमें देखेंगे क्या कहते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉची रेसिड्यू थ्योरम से अभी जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ेंगे, इसमें जब आगे को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें कॉची रेसिड्यू थ्योरम से ही निकालनी पड़ेगी। अभी तो हम रेसिड्यू निकालते हैं, रेसिड्यू का एक मेथड है जो हमने अभी निकाला, जिस मेथड से हम यूज कर रहे हैं वो एक मेथड है। अब जो दूसरी मेथड है वो हमारी है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, जैसे कॉची रीमान इक्वेशन एक इक्वेशन थी वो अलग है, ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये पूरी अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, यानी कि एफ जेड एनालिटिक है किसमें, एक क्लोज्ड कंटूर सी में। ये सी क्या है, देखो यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन लिख रहे थे ना पीछे, हम इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड लिख रहे थे, वही चीज ये सी है, क्लोज्ड कंटूर सी है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जेड इक्वल टू z1 z2 z3, यानी कि एक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है कॉन्टूर सी के अंदर, एक्सेप्ट यानी कि कुछ पोल्स को छोड़, यानी कि कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे z1 z2 z3, इसमें तो zn तक लिखे, यानी कि कुछ जगह होंगी ना, तो हमें मान लिया सब ये सारे नंबर हमने ले लिए कि इनमें से कुछ नंबर होंगे जहां पर वो एनालिटिक नहीं होगा विद इन सी। तो क्या होगा, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू z इक्वल टू zr। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या है, जब कोई एक फंक्शन एफ जेड है, एनालिटिक है क्लोज्ड कंटूर सी में, और एक्सेप्ट बजाय किसी पॉइंट्स पे, किन्हीं फिक्स पोल्स पे, तो सी क्या हो जाएगा वहां पर, एफ जेड डी जेड इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर एच एस डिनोट्स सम ऑफ रेसिड्यूज, यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो है समेशन, यानी कि जितने भी रेसिड्यू होंगे 1 2 3 जिस पॉइंट पे वो नहीं होगा, यानी कि जो पोल आएंगे उन सब पोल्स को हम साथ में जोड़ देंगे एट इट्स पोल्स लाइंग बिटवीन सी, यानी कि जो भी सी के बीच में लाई कर रहे होंगे पॉइंट, जैसे मान लिया कि जेड इक्वल टू 1 2 3 थे, अब उसमें तो हमने जेड इक्वल टू 1 का अलग निकाला, 2 का अलग और 3 का अलग रेसिड्यू निकाला था। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ये चीज है। ठीक है, अब इसका प्रूफ है, तो हमने मान लिया लेट गामा 1 गामा 2 गामा 3 डॉट गामा n आर द सर्कल्स विद सेंटर से z1 z2 z3 और n तक, यानी कि गामा 1 गामा 2 गामा 3 सारे सर्कल हैं, गामा n तक सर्कल हैं, जिनका जो सेंटर है z1 z2 डॉट zn तक उनके सर्कल वो है क्या है, सेंटर। ठीक है, एंड स्मॉल रेडिया एट विच दे डू नॉट ओवरलैप, और उनके छोटे छोटे रेडियस हैं, यानी कि उनकी त्रिज्या है छोटी छोटी, जहां पर वो ओवरलैप नहीं करते, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर ये फुल स्टॉप हो गया। अगले लाइन से एफ जेड इज एनालिटिक विद इन द एनुलस बाउंडेड बाय दीज सर्कल्स एंड द कर्व सी, तो एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा इस कर्व सी में। सो बाय कॉचीज थ्योरम आप सबने पढ़ी है, तो कॉचीज थ्योरम से क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ गामा 1 एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ गामा 2 एफ जेड डी जेड। ये गामा 1 क्या है, पहला सर्कल, ये भी सी था, मैंने आपको बताया सर्कल होता है, तो गामा 1 गामा सर्कल पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, जैसे एन सर्कल तक सभी को जोड़ के जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, एफ जेड डी जेड का फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 होगी। तो जब हम पहले फंक्शन यानी कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए निकालेंगे, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड होता है, तो जब एफ जेड डी जेड निकालेंगे यानी कि 2 पाई रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू ए। अब z इक्वल टू z1 पे निकालेंगे तो उसका रेसिड्यू इतना हो जाएगा, z इक्वल टू z2 पे रेसिड्यू निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और z3 पे निकालेंगे रेसिड्यू तो गामा 3 एफ जेड डी जेड इतना निकालेंगे, और यानी कि zn यानी कि गामा n सर्कल का रेसिड्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इतना। जैसे हमने गामा n का रेसिड्यू है ये, गामा 3 सर्कल का, गामा 2 सर्कल, गामा 1 सर्कल, इन सभी के सर्कल का जो ये रेसिड्यू है, ये सब चीजें। ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब इन सब की वैल्यू जो भी है गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा n हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, ये एफ जेड डी जेड गामा 1 गामा 2 गामा 3 इन सभी में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 पाई रेसिड्यू जेड इक्वल टू z1, 2 पाई रेसिड्यू जेड इक्वल टू z2 डॉट जेड इक्वल टू zn। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से
हमारी ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। फिर इसकी इक्वेशन को आगे को सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, हम जितने भी ये 2πi थे, हम सभी 2πi को कॉमन लेने, यानी कि रेसिड्यू z इक्वल टू z1 प्लस रेसिड्यू z इक्वल टू z2 प्लस रेसिड्यू z इक्वल टू z3 डॉट 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 रेसिड्यू z इक्वल टू zn हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिख दिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ z 2πi समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रेसिड्यू z इक्वल टू zr, यानी कि जो हमको कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमको मेन चीज प्रूफ करनी थी, देखो ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम जो होती है वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये इस चीज का भी जो हम ये यूज कर रहे हैं, इस चीज का भी अभी आगे बहुत यूज होगा, तो हम आपको उसमें समझाएंगे। तो अभी बढ़ते हैं रेसिड्यूअल इन्फिनिटी की ओर। रेसिड्यूअल इन्फिनिटी एक पॉइंट है, अगर कहीं पर रेसिड्यूअल इन्फिनिटी, कहीं पर आपको इन्फिनिटी टर्म का रेसिड्यू निकालना पड़ गया, तो आप वहां पर क्या करेंगे, या तो सीधे से निकाल लो 1-1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड कितना होता है, या तो आप निकाल सकते हो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड डी जेड, जेड आपको जेड ही रहेगा, एफ जेड आपका फंक्शन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि आप निकाल सकते हो जो भी आप इक्वेशन दी होगी उसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सॉल्व करो, और वहां पर से आप 1/z का कोएफिशिएंट निकाल दो, उसके आगे माइनस निकाल दो, तो आपकी जो फंक्शन होगा उसका जो रेसिड्यू होगा वो इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज सा सिंपल सा था। अभी हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा है, थ्योरम ज्यादा है इसमें अभी, तो जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो जो भी आज हमने वीडियो में पढ़ा, सिंगुलरिटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जीरोस, ऑर्डर, पोल्स, सभी चीज के बारे में हमने बात करी थी। फिर डिस्कस किया हमने रेसिड्यू क्या आता है, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, फिर हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करी, और लास्ट रेसिड्यू इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मास्क बहुत जरूरी है, मास्क का यूज करते रहिए, मास्क वैसे भी जरूरी है, धूल धक्कड़ बहुत होती है तो मास्क पहनते रहिए, मास्क पहनने कोई बुराई नहीं है, तो मास्क पहनते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।